स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। तो आज बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट लेकर आ रही हूं मैं। एंड सेल और सेल डिवीजन वाला चैप्टर तो आप लोगों का हो ही गया था। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपका ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, द न्यू यूनिट from the next session, from the next one shot onwards. तो let's get started with the new chapter biomolecules. अब देखो बच्चों, ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली उन केमिकल कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में है जो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल है। दीज आर दोज कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स, दैट आर लाइफ सपोर्टिंग केमिकल सिस्टम। ठीक है, तो अब आपकी बॉडी के अंदर कितने तरह के फ्लूइड है, आपका ब्लड है, आपके जितने भी आप कंज्यूम कर रहे हो खाने को, उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको गेन हो रहे हैं जिसके वजह से आपका सेल अच्छे तरीके से फंक्शन कर पा रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो आपके डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरीथिंग वी विल गोइंग टू स्टडी in this chapter, in this one shot. So let's get started with biomolecules. सबसे पहले what are biomolecules? These are the chemical compounds that are found in the living organism. आपकी बॉडी के अंदर जितने भी तरह के केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एसेंशियल है आपके लिविंग फंक्शन के लिए, आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए, जो मेटाबॉलिज्म आप जिसे कहते हो, इन सब के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दोज आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली बनते हैं H और O से। पूरी दुनिया में जितने भी आप सब्सटेंसेस देख रहे हो ना, उन सारे सब्सटेंसेस में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हर एक सब्सटेंस में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पर लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कौन करता है? द अमाउंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट। अगर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग अगर कोई चीज है तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी होगी? उससे कई गुना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली बने ही होते हैं ऐसे बायोमोलिक्यूल से जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट से बना हुआ होता है। तो दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स, दोज बायोमोलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Now, how you will analyze the chemical composition? किसी भी टिश्यू का जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस तरह का बायोमोलिक्यूल है? उसके लिए एक छोटा सा आपको एक एनालिसिस कर सकते हो, आप खुद से घर पे बैठ के भी कर सकते हो। ग्राइंड करना होगा एक लिविंग टिश्यू को, कोई भी वेजिटेबल या फिर पीस ऑफ लिवर कुछ भी ले लो, ठीक है, एंड उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड CL3CCOOH में उसको थिक स्लरी बना लो, उसका एक पेस्ट बना लो, उसके साथ उसे मिक्स कर लो, ग्राइंड कर लो, ठीक है। आफ्टर ग्राइंडिंग इट जस्ट उसको छान दो, ठीक है। स्ट्रेन इट थ्रू अ चीज क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ, जो भी बहुत ही पतला वाला क्लॉथ होता है ना, जिससे घर पे जैसे पनीर वनीर बनाते हो तो उससे जब छान रहे होते हो ना, तो बस वही वाला कपड़ा ले लेना है एंड यू विल गेट टू फ्रैक्शंस। एक होगा एक फिल्ट्रेट और एक दूसरा होगा रिटेंटेट, जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होगा, राइट। तो जो फिल्ट्रेट है ना, यानी कि एसिड में सोल्यूबल होने वाला जो पूल है, जो फिल्ट्रेट निकला आपके पास, दैट कंटेन्स सम बायो माइक्रोमोलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, उसे हम कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल एज द नेम सजेस्ट वो बहुत ही छोटे मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, कम मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, और जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो काफी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, मोर देन 1000 डाल्टन। तो जो रिटेंटेड बचता है ना, जो इन एसिड में इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, लाइक दिस वन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब देखो, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितना हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बेसिकली कितने एलिमेंट्स की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है? अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो उस
अर्थ के क्रस्ट से भी ज्यादा ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज पाया जाता है हाइड्रोजन का। कार्बन का परसेंटेज कई गुना ज्यादा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है देन इन द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन कितना ज्यादा पाया जाता है 46 एंड 65। नाइट्रोजन बहुत ही कम पूरे एटमॉस्फेयर में, लेकिन पूरे एटमॉस्फेयर में नहीं, अर्थ क्रस्ट में, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी में 3.3% वेट इसका रहता है। सल्फर 0.03 और यहाँ पर 0.3, यानी आप समझ रहे हो 10 टाइम्स मोर, राइट। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन के भी आप परसेंटेज वेट देख सकते हो कंपैरिजन करने के लिए कि अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है और ह्यूमन बॉडी में कितना प्रेजेंट है। यही डिफरेंशिएट करता है एक नॉन लिविंग को एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। व्हाट आर द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स? ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका जो एसिड सॉल्युबल रेंज है ना वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में, यानी कि लेस देन 1000 डाल्टन। मॉलिक्यूलर वेट केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, मॉलिक्यूलर वेट वही। एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, जो उस पर्टिकुलर टिश्यू का के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे ना उसका जो साइटोप्लाज्म होगा दैट विल कॉन्स्टिट्यूट बायो माइक्रोमोलिक्यूल। सम काइंड ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल इंक्लूड्स अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। अभी हम लोग सेपरेटली सारे के सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स सबको सेपरेटली पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ what are biomacromolecules? These are biomolecules having molecular weight greater than 1000 Dalton, और ये इंक्लूड करते हैं प्रोटीन जो कि थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, पॉलीसैकेराइड जो कि शुगर का ही एक पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड जो कि नाइट्रोजनस बेसिस से ही बना हुआ होता है, बट नाइट्रोजनस बेसिस आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, तो हम उसे बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में इंक्लूड कर देते हैं। आगे चलते हैं हम अमाइनो एसिड्स में, जो कि एक तरह का बायो माइक्रोमॉलिक्यूल है। कंपोज्ड होते हैं कुछ अमाइनो ग्रुप से, दैट इज NH2, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा COOH का, और एक वेरिएबल ग्रुप होगा R मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, एक वेरिएबल साइड चेन प्रेजेंट होगी। नाउ जो अमाइन ग्रुप है और COOH का जो बॉन्ड है ना दैट विल बी अटैच टू द कार्बन एटम। अगर अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच है तो वो अल्फा अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे, अगर बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो वो बीटा अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स के साथ ये होते हैं, ठीक है। नाउ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी देखो हम लोग ना यहाँ पर बायो माइक्रोमोलिक्यूल में ऐसे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका ही पॉलीमर, जिनको ही मिलाकर आगे चल के बायो मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। जैसे अमाइनो एसिड है, उनका जो पॉलीमर होगा ना वो होगा प्रोटीन। शुगर है, उसका पॉलीमर होगा पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, है ना। एंड जो भी नाइट्रोजनस बेसिस है उसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है एक न्यूक्लिक एसिड, जो आपके RNA और DNA का कॉम्पोजिशन है, राइट। तो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में ना 3 अलग अलग टाइप्स जो है उसके क्लासिफाई हो जाते हैं, कैटेगराइज हो जाते हैं। सबसे पहला एसिडिक अमाइनो एसिड जिसका एक एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड जिसका एक एग्जाम्पल है लाइसिन, एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड जिसका एग्जाम्पल है वेलाइन। तो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टायरोसिन, फेनिलएलानाइन एंड ट्रिप्टोफैन। नाउ what are the essential and non-essential amino acids present in our body? essential और non-essential नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि essential ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें जरूरी हैं। जरूरी क्यों है? क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। एग्जाम्पल उसके क्या क्या है? लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन एक्सेट्रा। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं बच्चों जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता है, इसीलिए वो उतने एसेंशियल नहीं होते, वो नॉन एसेंशियल होते हैं। अगर हम उसे नहीं भी कंज्यूम करेंगे, हम उसे नहीं भी अपने डाइट में शामिल करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी। तो उसके एग्जाम्पल्स है ग्लाइसिन, एलानाइन, सीरीन, आर्जिनिन एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू लिपिड्स। लिपिड्स
वाटर इनसोल्यूबल, अच्छा हाँ, लिपिड से बना होता है फैट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिपिड से बना होता है फैट, इसीलिए लिपिड क्या हो जाएगा, बायो माइक्रोमोलिक्यूल हो जाएगा। जो चीज वो बना रहा है, जब बहुत सारी एग्रीगेशन लिपिड्स की होगी और ग्लिसरॉल की होगी तो फिर क्या बन जाएंगे, फैट्स बन जाएंगे। कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस। दिस इज अबाउट द लिपिड। नाउ कितने टाइप्स होते हैं लिपिड के, 3 तरह के लिपिड्स होंगे, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, जैसे कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है। फैटी एसिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है ना, वो एंड करती है COOH ग्रुप के साथ, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ। नाउ पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन, ठीक है, और एराकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन्स। यहाँ पर आप पाल्मिटिक एसिड का भी पूरा स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो और यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड का भी आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो इस तरीके से फैटी एसिड्स और अलग अलग ग्लिसरॉल से मिलकर बनाए जाते हैं लिपिड, सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स देख लो। कई बार आप लोगों ने ना ऐसे सफोला के एड में एंड बाकी अदर क्या बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल्स वगैरह के ऐड में आप लोगों ने देखा होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बहुत बात की जाती है। क्या होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है कार्बन एटम में, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। यहाँ पर आप स्टेरिक एसिड में कहीं पर भी एक वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखोगे कार्बन एटम्स के बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में मैं कह रही हूँ, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें एक या एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ओलिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड है, ठीक है। सो ओलिक एसिड और क्या हो जाता है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाता है। वाई मोनो अनसैचुरेटेड? क्योंकि सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ही बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। अगर वो 2 बार 2 अलग अलग जगह पर कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते तो वो डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता, ठीक है। आगे चलते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH2OH CHOH CH2OH। वेरी इजी, आसानी से आप लोग याद कर लोगे इसे तो, है ना। लिपिड्स, फैटी एसिड्स एस्टरिफाइड कर दिए जाते हैं ग्लिसरॉल के साथ थ्रू ईस्टर बॉन्ड, जिससे वो मोनोग्लिसराइड्स बनाते हैं, डाइग्लिसराइड्स बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। यानी द नंबर ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट विद द ग्लिसरॉल डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ ग्लिसराइड्स इट इज फॉर्मिंग, ठीक है। अगर एक ग्लिसरॉल के साथ एक ही फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो वो मोनोग्लिसराइड बनाएगा, एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो वो डाइग्लिसराइड बनाएगा, 1 ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ा हुआ है तो वो ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। ये उसके स्ट्रक्चर्स है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर काफी इजी है, काफी इजी। अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से अगर देख लिया ना आप लोगों ने तो काफी इजी लगेगा आपको। CH2O CH2OH CH2OH और यहाँ पर इसके साथ R1 और ये ग्रुप लगा हुआ है इसका, ठीक है। चलो, कंपाउंड लिपिड्स क्या है? दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल विद एडिशनल ग्रुप। कंपाउंड फैटी एसिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट को ऐड करने के बाद वो फॉस्फोलिपिड कहलाता है। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, लेसिथिन में भी पाया जाता है, ठीक है। लेसिथिन का आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे हो और सेल वॉल का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप लोगों को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो फॉस्फोलिपिड यानी कि जो भी फैटी एसिड का अल्कोहल के साथ ईस्टर बन रहा होता है ना, एक एडिशनल ग्रुप लगने के बाद तो हम उसे कंपाउंड लिपिड बोल देते हैं। डिराइव्ड लिपिड क्या होता है? दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड को जब हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा that will be what? Derived lipid. For example, cholesterol. Now,
आ जाते हैं हम फटाफट से शुगर्स में। अभी आपको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जैसे ही आप बायो मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ना शुरू करोगे ना कि कैसे ये अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बन रहे थे, कैसे शुगर मॉलिक्यूल्स के पॉलीमर्स पॉलीसैकेराइड्स बना रहे थे, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ शुगर्स क्या है? दे आर स्वीट एंड वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का जब हाइड्रेशन होगा तो दैट विल फॉर्म in the ratio 1:2:1, 1:2:1 यानी कि CHO का रेशियो यहाँ पर 1:2:1 होगा। एग्जाम्पल ग्लूकोज आप लोगों को पता है, राइबोज आप लोगों को पता है, बहुत ही सिंपल सा शुगर है ये, है ना, C6H12O6, ठीक है। 1:2:1 के रेशियो में जब सिंपल शुगर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फिर सिंपल शुगर बोलते हैं उसे सिंपली, ठीक है। नाउ what are nitrogenous bases? These are the nitrogen containing cyclic compound found in nucleic acid. What are nucleic acid? The basis of your genetics, the basis of your genetic information, the basis of your DNAs are RNAs. RNA और DNA को मिलाकर हम उसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कंटेन करता है आपके बारे में सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और न्यूक्लिक एसिड बना किस चीज से होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 अलग अलग कंपोनेंट से। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है शुगर, जो कि सिंपल राइबोज शुगर होते हैं और डीऑक्सी राइबोज शुगर होते हैं, आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे। एंड तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो हम बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, और जब चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बन जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बन जाता है, तो उससे एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ईदर डीएनए और आरएनए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ शुगर इज प्रेजेंट। अगर ऑक्सीराइबोस राइबोस प्रेजेंट है तो आरएनए बनेगा, डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट है तो डीएनए बन जाएगा, ठीक है। सो नाइट्रोजनस बेसिस क्लासिफाई होते हैं 2 पार्ट्स में, दैट इज प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में ऐड हो जाता है एडेनिन और गुआनिन। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होगा। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होगा, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल एसिड, ठीक है। ये बात हो रही है आरएनए के बारे में। दिस यूरेसिल एसिड विल बी प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। बाकी ये चारों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? डीएनए में प्रेजेंट होंगे। इसके जगह पर, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल एसिड प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर, ठीक है। नाउ न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? कैसे न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं? देखो, न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है ना, ये किस चीज से बना होता है? नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर से। व्हाट काइंड ऑफ शुगर? या तो राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर, है ना, राइट। सो दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस विथ अ शुगर। अगर एडेनिन के साथ शुगर जुड़ा हुआ है तो उस तरह के न्यूक्लियोसाइड को हम एडेनोसिन बोलेंगे। ग्वानिन के साथ शुगर जुड़ा हुआ है तो ग्वानोसिन बोलेंगे। साइटोसिन के साथ शुगर जुड़ा हुआ है तो साइटिडीन बोलेंगे। थाइमिन के साथ शुगर जुड़ा हुआ है तो थाइमिडीन बोलेंगे। यूरेसिल के साथ जुड़ा हुआ है शुगर तो यूरिडिन बोलेंगे। यानी कि जिस भी नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर जुड़ा हुआ होगा उसका न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर आके बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अभी मैंने जस्ट बताया न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में एक नाइट्रोजनस बेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, यूरेसिल एसिड हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन अगर प्रेजेंट है तो उसे एडेनिलिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बोलो या फिर न्यूक्लिक एसिड बोलो बात एक ही हो जाती है। ग्वानिन के साथ शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ग्वानिलिक एसिड बोलेंगे। साइटोसिन के साथ शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे साइटिडिलिक एसिड बोलेंगे। थाइमिन
प्लस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे थाइमिडिलिक एसिड बोलेंगे, एंड यूरेसिल शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यूरिडिलिक एसिड बोलेंगे। यानी कि न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है बेसिकली तीन कंपोनेंट से। तीन कंपोनेंट्स है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, जिसमें नाइट्रोजनस बेस और शुगर को अगर जोड़ दिया जाए तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिल जाते हैं उनका एक पॉलीमर बन जाता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसे हम डीएनए या फिर आरएनए बोल सकते हैं। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये डीएनए का है या आरएनए का है? यहाँ पर शुगर के बेसिस पे पता चलेगा। अगर इस शुगर में राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी तो वो आरएनए में प्रेजेंट होगी, आरएनए की न्यूक्लियोटाइड होगी। अगर यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी इस शुगर की जगह पर तो वो डीएनए की न्यूक्लिक एसिड होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है? मोर देन वन साइकिल प्रेजेंट। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये देखो, दीज आर द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जो डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं किन चीजों से? नाइट्रोजनस बेसिस से एंड फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के साथ। ठीक है, तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देख लेना। और इसके साथ जब ये जुड़ा होता है, यहाँ पे देखो मैंने बताया ना डीएनए का ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ेंगे तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेंगे और उसी को हम न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या फिर आरएनए बोलते हैं। कमिंग टू द प्रोटीन्स, जो कि एक तरह का बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बायो मैक्रोमोलिक्यूल में अब हम लोग आ चुके हैं। प्रोटीन्स क्या होता है बच्चों? हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। हेटेरोपॉलीमर का क्या मतलब होता है और होमोपॉलीमर का क्या मतलब होता है? अगर एक ही तरह का मोनोमर यूनिट से जुड़ा हुआ कोई पॉलीमर है तो हम उसे होमोपॉलीमर बोलते हैं। अगर अलग अलग तरह के मोनोमर यूनिट से जुड़े हुए कोई पॉलीमर्स हैं तो हम उसे हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, दीज आर द पॉलीपेप्टाइड्स। जैसे हम न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ रहे थे ना, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड का पूरा पॉलीमर वाला चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन इज न्यूक्लिक एसिड। तो वैसे ही प्रोटीन क्या है? बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि पेप्टाइड किस चीज से बना हुआ है? अमाइनो एसिड से बना हुआ है और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक्ड है आपस में, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है जब COOH ग्रुप एक अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अमाइन ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड के साथ बाय रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। समझ में आया कैसे बनता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड तब बनेगा जब एक अमाइनो एसिड के साथ का जो COOH ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा NH2 के साथ जो दूसरा अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है। एक अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है COOH ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है अमाइन ग्रुप। दोनों का जब रिएक्शन होगा आपस में और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगी दोनों की, तब जाकर एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो पेप्टाइड बॉन्ड देखो, यहाँ का ध्यान से देखना, ये था पहले COOH, यहाँ का H और O निकल गया, यहाँ पे NH2 था यानी कि 2 H थे, यहाँ पे फिर से H निकल गया यानी H2O बाहर निकल गया, जिससे इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, CONH का बॉन्ड बन गया। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से सारे अमाइंस जो हैं आपस में लिंक हो जाते हैं और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नाउ फंक्शन क्या है बच्चों प्रोटीन्स का? फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। प्रोटीन्स नहीं होगी ना तो बॉडी का कोई भी फंक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाएगा।
ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल GLUT4 इनेबल करता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। फिर आ जाता है एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल कोलाजन। कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल टिश्यूज, ठीक है, तो ये हो गया कोलाजन। एक्ट एज एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, इसमें भी प्रोटीन होती है जो एक एंटीबॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। रिसेप्टर की तरह ये एक्ट करता है जो कि स्मेल, टेस्ट और हॉर्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली प्रोटीन जो है ना ये ऐसा बायोमॉलिक्यूल है, देखो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 10th में, एंड आगे भी इस क्लास में भी पढ़ोगे, लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में। हॉर्मोन्स जैसे कि इंसुलिन है, एंजाइम एग्जाम्पल इज ट्रिप्सिन, पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, इन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये कंसिस्ट करता है वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज का, ठीक है, समझ में आया। पार्ट्स क्या क्या होंगे प्रोटीन के, सबसे पहले होगा एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम, आर ग्रुप जो कि एक वेरिएबल साइड चेन के कहलाता है, मतलब आर ग्रुप आप कोई भी ले सकते हो, इथाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, व्हाटएवर, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और एक आर ग्रुप, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। नाउ देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजन एंड द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर इज रुबिस्को, दैट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। रुबिस्को और कोलेजन कभी भी नहीं भूलना है आप लोगों को, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई कांट स्ट्रेस मच ऑन हाउ इंपॉर्टेंट दिस बोथ टर्म्स आर। स्ट्रक्चरल लेवल देख लेते हैं प्रोटीन का। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, जो डिस्क्राइब करेगा कि कैसे एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। एक छोटा सा सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, लेफ्ट एंड में एन टर्मिनल अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है और राइट एंड में सी टर्मिनल अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल का क्या मतलब हो गया, एन टर्मिनल इज अमीनो ग्रुप एंड सी टर्मिनल इज कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट। और बीच में जो है वो इनका चेन प्रेजेंट होता है एंड हर क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसके आर वेरिएबल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डेशन हो जाता है, फोल्डिंग हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। यहाँ पर देखो ये साइड हो गया अमाइनो एसिड वाला, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड लग गया इन दोनों अमाइनो एसिड के साथ, फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड लग गया इन दोनों अमाइनो एसिड के साथ, फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड और यहाँ पे ये लास्ट कौन सा टर्मिनल है, सी टर्मिनल। इधर एन टर्मिनल और इस साइड सी टर्मिनल। तो बहुत ज्यादा जब पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है, बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ फॉर्म कर जाते हैं, तो ये एक राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। एग्जाम्पल है इसके केराटिन, फिब्रियोइन जो सिल्क फाइबर्स वगैरह होते हैं, केराटिन जो आपके नेल्स में, हेयर में एंड जितने भी एनिमल वर्ल्ड में एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। आगे चलते हैं हम क्वाटर्नरी प्रोटीन में। व्हाट आर क्वाटर्नरी प्रोटीन? मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन form tertiary structure and each chain functions as subunit of protein. हीमोग्लोबिन हो गया जिसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट। तो अभी तक हम लोगों ने कितने टाइप के प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा? सबसे पहले एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि सिंपल सा एक सीक्वेंस है जिसके एन टर्मिनल में अमाइनो ग्रुप होगा, सी टर्मिनल में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एक पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है प्रोटीन के बारे में। बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होना देखोगे। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे प्रेजेंट हो रहा था? एक
अमाइनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तब उसे हम पेप्टाइड का बॉन्ड कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड का चेन बन जाता है, उधर प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं बन रहा था ऐसा कुछ भी। दैट वाज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। फिर जब हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के चेन बन जाएंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और हर एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक चेन जो है फंक्शन करेगा सब यूनिट्स का, प्रोटीन के सब यूनिट्स का। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिस इज द हीमोग्लोबिन ग्रुप, यहाँ पर एक अल्फा यहाँ पे है, एक अल्फा यहाँ पे है, एक बीटा यहाँ है और एक बीटा यहाँ है, यानी कि 4 सब यूनिट्स हो गए आपके पॉलीपेप्टाइड चेन के। और दिस इज द हीम ग्रुप, ठीक है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है दैट इज हीम ग्रुप, Fe कंटेन करने वाला, आयरन कंटेन करने वाला, राइट। तो ये हो गया प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। सिंपल स्ट्रक्चर भी देख लिया हम लोगों ने, क्वाटर्नरी भी देख लिया एंड सेकेंडरी भी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देख लिया। चलो लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट तो नहीं है ये बट बायो मैक्रोमोलिक्यूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है, कोई ऐसा बायो मैक्रोमोलिक्यूल है तो वो है पॉलीसैकेराइड। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। किस चीज से बना है? अमाइनो शुगर से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन एटसेट्रा। जितने भी हम लोगों ने वहां पे सिंपल शुगर्स पढ़े ना, जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप कंटेन करने वाला CHO कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है ना, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है ना वो 2 तरह का होगा, एक होगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करने वाला, एक होगा कीटोन ग्रुप कंटेन करने वाला, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। एक कीटोन ग्रुप कंटेन करने वाला होगा और एक एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करने वाला होगा। एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम एल्डोज बोलते हैं और कीटोन ग्रुप कंटेन करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम कीटोज बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड कंटेन करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एल्डोज, ठीक है। क्या कहेंगे हम उसे? एल्डोज। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप कंटेन करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसे हम कीटोज कहते हैं। अल्फा और बीटा में भी यही डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो नाउ पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अमाइनो शुगर से बना हुआ होता है। एग्जाम्पल देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज काइटिन। इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामीन seen in exoskeleton of arthropods और फंगल सेल वॉल। किस चीज से बना हुआ होता है काइटिन? होमोपॉलीमर एन एसिटिल ग्लूकोसामीन का, यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन NAG, नैग जो है ना वो एक तरह का होमोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर होता तो इसका क्या मतलब होता कि एक से ज्यादा तरह के मोनोमर यूनिट्स को मिलाने के बाद जब एक पॉलीमर बन रहा होता है तो हम उसे हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पहले ना काइटिन को हेटेरोपॉलीमर की कैटेगरी में रखा गया था, गलती से, मतलब कि NCERT में कुछ मिस्टेक्स हो रखी थी और जिसके वजह से जब पूछा जाता था नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता था। अब वो रेक्टिफाई हो गया है मिस्टेक। नाउ इट इज ऑब्वियस कि काइटिन जो है वो एक होमोपॉलीमर है, ना कि कोई हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे होगा? आर्थ्रोपॉड। जितने भी इंसेक्ट्स देखते हो ना आप, उनकी जो एक्सोस्केलेटन आप इतनी चमकीली से देखते हो, कॉकरोच है ना उसके विंग्स आप कितने चमकीले से देखते हो, वो सब बना हुआ होता है काइटिन से। फंगाई का जो सेल वॉल है वो भी बना हुआ होता है काइटिन से। तो काइटिन इज अ होमोपॉलीमर, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। नाउ अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स के बारे में। कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे पॉलीसैकेराइड में? सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। सो इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड आर लिंक्ड
between two carbon atoms by dehydration. इंडिविजुअल मोनोसैक्राइड, दो अलग अलग मोनोसैक्राइड का जो सब यूनिट है वो आपस में लिंक हो जाता है दो कार्बन एटम के बीच में और डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि H2O निकल जाएगा बाहर और यहाँ पर दोनों मोनोमर यूनिट जो है मोनोसैक्राइड के वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, इधर का H जो है, दो H और एक O निकल जाएंगे बाहर एंड इट विल बिकम अ डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड से बन गया डाइसैकेराइड। आगे चलो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कैसे बना हुआ होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे किस तरह से मोनोमर यूनिट से बनते 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 वो एक ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन लिखता है। देखो यहाँ पर ये सीक्वेंस, अगर आप ये सीक्वेंस याद करना तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन इसी तरीके से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। Starch forms helical secondary structure. It can hold I2 molecules in the helical portion giving blue color. तो स्टार्च किस तरीके से बन रहा है? क्यों हम स्टार्च के टेस्ट में आयोडीन का यूज करते हैं? क्योंकि आयोडीन, इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, जिससे वो ब्लू कलर देगा। इसीलिए हम इंडिकेशंस के लिए, स्टार्च के इंडिकेशंस के लिए आयोडीन को यूज करेंगे। सेलुलोज के पास कोई कॉम्प्लेक्स हेलिकेज नहीं होते हैं एंड देयरफॉर कैन नॉट होल्ड I2. तो हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज? विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है वो क्या देगा? कलर देगा, वापस से ब्लू कलर देगा। एंड सेलुलोज में कोई भी कलर वो रिटेन नहीं कर पाता है, कोई उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं हो पाते जिससे आयोडीन होल्ड नहीं हो पाती है। स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे आयोडीन होल्ड हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। दिस विल बी द लास्ट काइंड ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल आई गेस। सो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए क्या होता है? एक सेकेंड, okay, nucleic acids are heteropolymers of nucleotides. Why we are saying heteropolymers? क्योंकि ये बना हुआ है तीन अलग अलग मोनोमर यूनिट से। सबसे पहले एक नाइट्रोजनस बेस है, फिर एक शुगर का मॉलिक्यूल है, फिर एक फॉस्फेट ग्रुप है। थ्री डिफरेंट मोनोमर्स, तब जाके बनता है हेटेरोपॉलीमर। काइटिन किस चीज से बन रहा था? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से, जो कि एक सिंगल मोनोमर यूनिट है। उसी के बहुत सारे जब चेन साथ में जोड़ दोगे तो वो एक होमोपॉलीमर बना देगा, वो एक काइटिन का मॉलिक्यूल बना देगा। यहाँ पर तीन अलग अलग डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स को जब आप जोड़ोगे तब एक हेटेरोपॉलीमर बनेगा, उसके पूरे चेन बनाने के बाद। नाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, बेसिकली आपका जो भी डीएनए है, डीएनए या फिर आरएनए, इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है तीन पार्ट से। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप। और शुगर में कौन सा शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, और आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? राइबोज शुगर सिर्फ प्रेजेंट होता है। तो अगर सिर्फ राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा तो वहां पर आरएनए बन जाएगा तीन अलग अलग पार्ट्स के साथ। नाइट्रोजनस बेसिस, डीऑक्सी राइबोज के साथ नाइट्रोजनस बेस कौन सी ऐड होती है? थाइमीन की, थाइमीन जो है नाइट्रोजनस बेस वो ऐड होता है। और राइबोज शुगर के साथ हमेशा यूरेसिल एसिड वाला नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा, यूरेसिल एसिड। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं। शुगर, यहाँ पे शुगर लिखा है, यहाँ लिख देती हूं मैं राइबोस या डीऑक्सी राइबोस। राइबोस क्या होता है बच्चों? राइबोस होता है एक तरह का पेंटोज। व्हाट इज पेंटोज?
पेंटोज इज सिंपल शुगर containing 5 कार्बन एटम्स। यानी कि राइबोज शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसमें C5 आ जाएगा, C5H10O5। सिंपल शुगर है ना, जैसे कि ग्लूकोज था वैसे ही राइबोज है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में दोनों में क्या डिफरेंस है? पोजीशन ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस है और ऑक्सीजन एटम का रिप्लेसमेंट, यही दोनों डिफरेंट है इन दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेस आप लोगों को पता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तो तीनों में रहेगा। थाइमीन होगा डीएनए में और यूरिसिल एसिड होगा आरएनए में। यानी कि AGCT डीएनए में होगा, AGCU आरएनए में होगा। तो ये हो गया नाइट्रोजनस बेस के बारे में। फॉस्फेट ग्रुप तो एक सिंपल सा फॉस्फेट ग्रुप है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, ये एक शुगर हो गया, दिस इज द पेंटोज शुगर, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है जिसको हम दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर और NB यानी कि नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। नाउ न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होंगे। देखो सब कुछ बहुत ही ज्यादा क्लियर है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है ये वाला टॉपिक। दो तरह का न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो डीएनए है ना, वो क्या है? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करेगी नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, तीनों को मिलाने के बाद हम एक न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, या फिर न्यूक्लिक एसिड, या फिर डीएनए, या फिर आरएनए। डीएनए या आरएनए डिपेंडिंग ओनली अपॉन द नंबर ऑफ द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। राइबोज है तो आरएनए, डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए। नाउ एडेनिन पेयर करेगा हमेशा थाइमीन के साथ बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। तो जब 2 हेलिक्स होंगे ना डीएनए के, ये एक हेलिक्स है, ये दूसरा हेलिक्स है, ये एक हेलिक्स 5 डैश से लेके 3 डैश तक एंड कर रहा है, यहाँ पे दूसरा हेलिक्स 3 डैश से स्टार्ट होके 5 डैश पे एंड कर रहा है। 3 डैश एंड 5 डैश इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, जिसके साथ ये क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर ऐड है। इस पेंटोज शुगर के साथ कौन से नंबर का कार्बन एटम जुड़ा हुआ है वही डिसाइड कर रहा है कि ये कौन सा स्ट्रैंड होगा, 5 डैश टू 3 डैश होगा या 3 डैश टू 5 डैश होगा। अब देखो जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमीन पेयर अप करेगा डबल बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन पेयर करेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। फिर एडेनिन के साथ थाइमीन और गुआनिन के साथ साइटोसिन, मतलब ऐसे ही कॉम्बिनेशंस इनके हमेशा बनते रहेंगे। और यही दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़े हुए रखता है। जोड़े हुए क्या रखता है? एक पैरेलल लाइंस बीच में होती हैं इनके प्रेजेंट। नाउ अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक करेगा 3 डैश कार्बन ऑफ द शुगर से ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड टू द 5 डैश कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। यानी कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ना इन दोनों के बीच में, वो किसके साथ पेयर कर रहा है, वो किसके साथ लिंक कर रहा है? दिस इज द, मान लो 3 डैश कार्बन, 3 डैश कार्बन है, ठीक है, किसी शुगर का, उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, उसका जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप के साथ मान लो एक नाइट्रोजनस बेस ऐड हो गया। इस नाइट्रोजनस बेस के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन की लग गई और फिर यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस है और ये फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, लेकिन ये वाला फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5 डैश कार्बन के साथ अटैच होगा। 5 डैश कार्बन ऑफ व्हाट? ऑफ अनदर शुगर, ऑफ अनदर शुगर। इसीलिए एक स्ट्रैंड हमेशा 3 डैश टू 5 डैश पैरेलली रन करती है विथ 5 डैश टू 3 डैश। मतलब सामने इधर इस साइड अगर 3 डैश वाला शुगर के साथ अटैच होगा, 3 डैश कार्बन वाले शुगर के साथ फॉस्फेट अटैच होगा, तो इस साइड में 5 डैश वाले शुगर के कार्बन के साथ अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बच्चों।
And now we will talk about metabolism. बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक खत्म हुआ. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किस तरह से ये सारे बायोमोलिक्यूल्स वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. वी आर गोइंग टू सी दैट. All the biochemical reactions taking place inside a living system together constitute करेगा मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म दो तरह के होंगे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म. ठीक है, दो तरह के रिएक्शंस कंस्टिट्यूट करते हैं एक मेटाबॉलिज्म को. एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड टू फॉर्म अमाइन. अगर एक अमाइनो एसिड से CO2 को निकाल दिया गया तो एक अमाइन बनेगा. रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना, ये एक तरह के केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. मेटाबॉलिज्म कंस्टिट्यूट करते हैं इन तरह के रिएक्शंस को. नाउ मेटाबोलाइट्स, व्हाट आर द मेटाबोलाइट्स जो पार्टिसिपेट करेंगे मेटाबॉलिज्म में. सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या डिफरेंस है. प्राइमरी, दे हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और नेसेसरी होते हैं लाइफ के लिए. जैसे हमारा अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए काम आएगा, शुगर है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, विटामिन है, एक्सेट्रा. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ और डेवलपमेंट के फंक्शन के लिए, लेकिन दे आर फाउंड इन प्लांट, फंगस एंड माइक्रोबियल सेल. जैसे कि एल्कलॉइड्स हो गए, कुछ पिगमेंट्स हो गए. पिगमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है ना, बट उनके वजह से कोई एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके वजह से उनकी लाइफ सस्टेन कर पाती है. टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, लेक्टिन्स है, ड्रग्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कंस्टिट्यूट हो जाएंगी, दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन बट दे आर लिटिल बिट इंपॉर्टेंट. लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसका एक आइडेंटिफाइंग फंक्शन होता है हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, जो हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. ठीक है, नाउ कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं. पिगमेंट्स में कैरोटेनॉइड्स है, एंथोसाइनिन्स है, एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन है, कोडीन है, टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पीन है, डाइटर्पीन है, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, टॉक्सिन्स में एब्रिन रिसिन है, लेक्टिन्स में कॉन्कैनावेलिन ए है, ड्रग्स में विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन है, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में रबर गम्स और सेलुलोज है. ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के. आप इसको एक बार बस गो थ्रू कर सकते हो, एकदम बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट विल नॉट कम इन योर एग्जाम. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवे जो कंस्टिट्यूट करता है एक एनाबॉलिक और एक एनाबॉलिक यानी कि बायोसिंथेटिक प्रोसेस और एक कैटाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक पाथवे दैट मीन्स कि सिंपल मॉलिक्यूल बनाएंगे कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, तभी इसका नाम है बायोसिंथेटिक. बायोसिंथेटिक यानी कि कुछ ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स का आपस में जोड़ने के बाद एक ऐसा सिंथेसिस होना जिससे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है. कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें दो अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं. कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो सिंपल स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी कि टूट गया. एक ऐसा बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ टूट रहा है इनटू सिंपल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. इट कंज्यूम्स एनर्जी, क्योंकि किसी भी चीज को बनने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी चीज को तोड़ने के समय एनर्जी रिलीज होती है, तो दिस विल रिलीज एनर्जी, दिस विल कंज्यूम एनर्जी. एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनना, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनना, किसी भी तरह का फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक्सेट्रा, ये सब एनाबॉलिक पाथवे में आ जाएगा. कैटाबॉलिक पाथवे में आ जाएगा ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनना, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जब होती है, पढ़ाया था मैंने ग्लाइकोलिसिस आप लोगों को, है ना. ग्लाइकोलिसिस जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट में, और पाइरूवेट फिर जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, है ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड
क्या क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, राइट। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का ही तो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस इंक्लूड्स इन द कैटाबॉलिक पैथवे, जिसमें एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट के छोटे छोटे सिंपल स्ट्रक्चर्स में बट जाता है, एनर्जी इसमें रिलीज होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में कंस्ट्रक्ट करके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्या रोल होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में पढ़ा है कैटलिस्ट, राइट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, अगर उसको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में पुट कर दिया जाए एक रिएक्शन में, उस रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जो रिएक्शन होने में 2 घंटे लगेंगे वो 5 से 10 मिनट में होके खत्म हो जाता है और आपको बहुत जल्दी उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। एंजाइम भी वही काम करते हैं। कहते हैं ना, जब बच्चों को भूख वूख नहीं लगती है बचपन में, अच्छी तरीके से उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उनको कुछ एंजाइम्स दिए जाते हैं, बायो एंजाइम्स दिए जाते हैं सिरप के फॉर्म में। उनमें क्या प्रेजेंट है, ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट, प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कैटलिस्ट का काम करेंगे और फटाफट से मेटाबॉलिज्म करवाएंगे, ठीक है। All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. I can't stress on how important this line is. ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। नीट के एग्जाम में कई बार सेम लाइन पूछी गई है इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, ऐसा करके। सो पूछ लेगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऐसे कर करके ट्विस्ट कर करके ऑप्शंस दिए जाएंगे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान से सुनना, एंजाइम्स जितने भी होते हैं ना वो सब प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन प्रोटीन तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, सारा प्रोटीन एंजाइम थोड़ी ना होगा। प्रोटीन के कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो एंजाइम्स बना रहे होंगे, गॉट इट। तो सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन सारा प्रोटीन एंजाइम नहीं होता। प्रोटीन अलग अलग और भी चीजें को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स हमेशा स्पेसिफिक होंगे, यानी कि हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक रोल होगा, एक अपना खुद का एक सबस्ट्रेट होगा कि उसे किस सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करना है, किसके साथ रिएक्ट करना है और कौन सा प्रोडक्ट उसे देना है। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो बिहेव करेंगे एंजाइम्स की तरह, उसे हम कहते हैं राइबोजाइम। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में। आई एम गिविंग इट 3 स्टार्स क्योंकि एज फार एज आई नो कि इससे थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोजाइम्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर राइबोजाइम्स। कॉम्पोजिशन पूछ लिया गया है, कॉम्पोजिशन कुछ नहीं, वो तो एक एंजाइम है जो आरएनए था, ठीक है। एक ऐसा आरएनए, एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह बिहेव करने लगा, जो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जैसे कि डीएनए स्ट्रैंड्स को कॉपी करवाना है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करना है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस करना है, ऐसे प्रोसेसेस में बहुत लंबा टाइम लगेगा। आरएनए क्या करेगा, बहुत जल्दी उसमें एंजाइम की तरह एक्ट करके, राइबोजाइम की तरह एक्ट करके उस रिएक्शन को कंप्लीट करवा देगा, ठीक है। सो राइबोजाइम्स आपको समझ में आ गया होगा। एंजाइम्स फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर विद सम crevices called active site into which the substrate fit। देखो एंजाइम्स जो है ना वो एक ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बना लेते हैं जिसको हम एक्टिव साइट बोलेंगे, उसमें सबस्ट्रेट फिट हो जाएंगे। और उसमें जब सबस्ट्रेट फिट हो जाएंगे, देखो यहाँ पर ये एक फंक्शनल शेप दिया हुआ है और ये सबस्ट्रेट है। जैसे ताला और चाबी होता है ना, तो ताला क्या है, एक ऐसा सबस्ट्रेट है। उस सबस्ट्रेट को खुलने के लिए, उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम यानी कि चाबी की जरूरत पड़ेगी। उस हर एक एंजाइम का एक अपना कोड होगा, एक अपना फंक्शनल शेप होगा जो सबस्ट्रेट के साथ ही फिट करेगा, उसी सबस्ट्रेट के साथ जिसके साथ उसको अटैच होना है। हर सबस्ट्रेट में छोटे छोटे क्रेविसेस होते हैं, यानी कि पॉकेट्स होते हैं जिसमें वो फिट हो जाता है, एंजाइम फिट हो जाता है। और जब दोनों आपस में फिट हो गए अच्छी तरीके से तो वो एक्ट करेंगे एंड दे विल
feasible the reaction, ठीक है। नेचर कैसा है एंजाइम एक्शन का, यानी कि किसी भी कैटालिटिक साइकिल का नेचर कैसा होता है, एंजाइम कैसे एक्ट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, लॉक एंड की मॉडल बहुत ही अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन करेगा। लॉक एंड की मॉडल एक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एक एंजाइम एक्ट करता है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड होगा एक एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में। व्हाट आर द एक्टिव साइट? वही क्रेविसेस जो गड्ढे थे, जो एक फंक्शनल शेप था, उसी को हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड कर जाएगा। ये इंक्लूड करेंगे कुछ चेंजेस इन एंजाइम सो दैट द सबस्ट्रेट इज टाइटली बाउंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ताकि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना ले, जिसे हम ES बोलते हैं। ES ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, अभी 11th क्लास में ही पढ़ोगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में भी ये पढ़ने को मिलेगा। सो ये क्या कहलाएंगे? ES कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। नाउ द एक्टिव साइट्स ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ES कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। ES कॉम्प्लेक्स कब बना? जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो गया, बन गया ES कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही वो टाइटली बाउंड हुआ एंजाइम के साथ, वो रिएक्ट किया और उस केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बनना शुरू हुए, तो फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इट्स सो इजी एंड सो सिंपल। द एंजाइम रिलीजेस प्रोडक्ट और फ्री एंजाइम जो है वो रेडी है टू बाइंड टू अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, E+P, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड आपके होम एग्जामिनेशन पे, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेना। एक्टिवेशन एनर्जी एक एडिशनल एनर्जी होती है जो कि किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है। एंजाइम तो एक कैटलिस्ट का काम करेगा ही, लेकिन एक एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग से एक एनर्जी होती है। इन एन एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट है दैट मस्ट गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट, उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बोलते हैं। ये एक सबस्ट्रेट है, अगर उसे एक्टिव एनर्जी विथ एंजाइम मिली हुई होती है तो वो इतना खुद को खींच सकता है, ठीक है। उस इतना खींचने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी सबस्ट्रेट को हम एक ट्रांजिशन स्टेट में लेकर जाएं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एनी एंजाइम, तो फिर वो इतना ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के साथ फिर वो प्रोडक्ट बना लेगा। इफ द प्रोडक्ट इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि लोअर एनर्जी इस एनर्जी लेवल पे है, दो सबस्ट्रेट देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इफ in a biochemical reaction enzymes require activation energy, as a result speed of the reaction increases। अगर activation energy required है और activation energy लगी है तो इससे speed of the reaction increase हो जाता है किसी भी तरह के biochemical reaction में। देखो ध्यान से, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को। फैक्टर्स भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पता चला टेम्परेचर इतना हाई कर दिया कि वो एंजाइम ही क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाते हैं। पीएच बहुत ही ज्यादा एसिडिक, बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन मीडियम नहीं चलेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सबस्ट्रेट होगा तो नहीं चलेगा। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, कैटलिस्ट के साथ अगर कोई इनहिबिटर भी प्रेजेंट है तो इक्वल हो गया ना, इक्विलिब्रियम में चला गया। रेट ऑफ रिएक्शन ना फॉरवर्ड हो रही है ना बैकवर्ड हो रही है। सो सबसे पहला टेम्परेचर और पीएच, हाईएस्ट एक्टिविटी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे ही शो करेगा। एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी अगर ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर या नीचे हुआ तो। लो टेम्परेचर पे टेम्परली इनएक्टिव हो जाती है और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो जाता है हीट के वजह से। टेम्परेचर और पीएच में फिर से इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क करेंगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, लेकिन एंजाइम फिर से डैमेज हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दे आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो उनकी बॉडी ही उस तरीके से बनी हुई होती है।
कॉन्सेंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो वेलोसिटी उसकी पहले तो राइज करेगी, फिर एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे रीच कर जाएगी और आगे फर्दर राइज नहीं करेगी इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल कम होते हैं देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो कोई फ्री एंजाइम बचता ही नहीं है ताकि एडिशनल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सके। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा। बात करते हैं इनहिबिटर की, तो द बाइंडिंग साइट ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, जिसे हम इनहिबिटर कहते हैं, शट ऑफ कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को, जिसे हम इनहिबिशन बोलेंगे। इनहिबिटर अगर प्रेजेंट है जो कि उस रिएक्शन को होने नहीं देना चाह रहा, तो कितना भी कैटलिस्ट कोशिश कर ले, कितना भी एंजाइम कोशिश कर ले, वो इनहिबिट हो गया ना, दैट दिस इज नोन एज इनहिबिशन। इनहिबिटर क्लोजली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर वो compete कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग साइट में एंजाइम से बाइंड करने के लिए, तो सबस्ट्रेट विल नॉट बी एबल टू बाइंड और एंजाइम एक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम के साथ बाइंड हो गया इनहिबिटर। अब सबस्ट्रेट बाइंड हुआ ही नहीं तो किसी भी तरह का रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अवेलेबल होते हैं किसी भी तरह के एंजाइम एक्टिविटी के लिए। एग्जाम्पल देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, मैलोनेट जो है ना वो सक्सिनेट से सिमिलर सबस्ट्रेट होता है, तो वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट नहीं बन पाता। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। नाउ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में आ जाते हैं एक टाइप जिसको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स क्या है? दीज आर द नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। एक ऐसा कंपोनेंट एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी भी एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बना रहा है, उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। एपो एंजाइम प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम होता है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम होता है। नॉन प्रोटीन कोफैक्टर और एपो एंजाइम प्रोटीन वाला पोर्शन, प्रोटीन पोर्शन इज एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पोर्शन इज कोफैक्टर। तो दोनों मिलाकर एक होलो एंजाइम बनता है। ठीक है, कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम इज इन इनएक्टिव फॉर्म, दोनों मिलाकर इट विल बी होलो एंजाइम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। आई एम पुटिंग 5 स्टार्स इन दिस स्लाइड नाउ। नीट यहाँ पर लिख देती हूँ, जहां जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता ही दूंगी और बताती ही हूँ। व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, तो ऐसी कैटालिटिक एक्टिविटी उसकी लॉस्ट हो जाती है। यानी कि कोफैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले वो नॉन प्रोटीनेशियस पोर्शन होगा होलो एंजाइम का, लेकिन वो किसी भी तरह के कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं हम कोफैक्टर के पार्ट्स की। सबसे पहला पार्ट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो ऑर्गेनिक होगा, टाइटली बाउंड होगा एपो एंजाइम के साथ। व्हाट इज एपो एंजाइम? प्रोटीन वाला पोर्शन इज एपो एंजाइम। एग्जांपल, हीम इन पेरोक्सिडेज और कैटालेज, दे कैटालाइज ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 टू वाटर एंड O2। फिर आ जाता है दूसरा पोर्शन, दैट इज कोएंजाइम। ये भी ऑर्गेनिक होगा, ट्रांजिएंट बाइंडिंग करेगा एपो एंजाइम के साथ। बहुत सारे कोएंजाइम कंटेन करेंगे विटामिन्स। NAD और NADP कंटेन करता है नियासिन, जो कि एक तरह का कोएंजाइम है। नियासिन एक तरह का कोएंजाइम है। फिर आ जाता है तीसरा कंपोनेंट ऑफ अ कोफैक्टर, दैट इज मेटल आयंस। दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन्स एट एक्टिव साइट्स एंड वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। जिंक Zn जो है ना, वो एक क्या है, कोफैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। तो 3 पार्ट हो गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। कोफैक्टर्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि बाउंड होगा एपो एंजाइम के साथ, कोएंजाइम जो कि एपो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंट बाइंडिंग रखेगा, और मेटल आयंस जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा साइड चेन्स के साथ एक्टिव साइड के अंदर। तो ये हो गया कोफैक्टर्स के बारे में, एंड योर चैप्टर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इज फिनिश्ड। मैंने कोशिश की है
कि हर एक टॉपिक को टच करूं, सारे ही टॉपिक्स टच हुए हैं। अगर ऐसा कोई टॉपिक होगा जो रह गया होगा या आपको नहीं समझ में आया हो, कोई भी टॉपिक, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, अमाइंस हो, लिपिड्स हो, व्हाटएवर, तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू अगेन। और मैं हो सकता है कोशिश करूं कि इस चैप्टर के अंदर जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है ना, उसके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको भेज दूंगी यूट्यूब पे। 10 मिनट के वीडियोस, 15 मिनट्स के वीडियोस, पूरा मान लो एक कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हो गया या एक प्रोटीन के ऊपर हो गया, ऐसे करके। तो बताना ये आइडिया कैसा है छोटे छोटे वीडियोस बनाने का। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।